हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये लेक्चर सीरीज मैक्रो इकोनॉमिक्स की है फॉर क्लास 12th। तो चलिए अपना लेक्चर 1 शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, हमारा एम क्या है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों चाहते हैं। कोई ना कोई तो रीजन होगा कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी आपने? क्योंकि आप जानना चाहते थे कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है और जो प्रोड्यूसर होता है वो कैसे बिहेव करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखने वाले हैं? जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम स्टेट की, नेशन की इकोनॉमी को देखते हैं कि नेशन की इकोनॉमी कैसे बिहेव करने वाली है या कैसे बिहेव करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारी जो नेशन की इकोनॉमी है, क्या उसमें इन्फ्लेशन आने वाला है, यानी क्या जर्नल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, चीजों के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, क्या आउटपुट लेवल गिरने वाला है, क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल गिरने वाला है, यानी क्या कंट्री के अंदर डिप्रेशन आने वाला है। ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो डील करती है इकोनॉमी एज अ होल, पूरे नेशन की इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेते हुए पहला चैप्टर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हम जानते हैं। लेकिन ये चाहिए क्यों हमें? जीडीपी हमें जाननी ही क्यों है? क्या रीजन है जीडीपी जानने का? जीडीपी हमें क्या बताती है? जीडीपी हमें बताती है इनकम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की जीडीपी, किसी भी कंट्री की जीडीपी हमें बताती है उसकी इनकम। जैसे कि अगर हम 2020 का डेटा देखें तो इंडिया की जीडीपी है 2.62 लाख करोड़ यूएसडी, यूएस डॉलर। ये इंडिया की जीडीपी है, यानी ये इंडिया की इनकम है अगर हम 2020 का डेटा देखें तो। लेकिन हमें ये इनकम जाननी क्यों है? क्या हेल्प करती है ये इनकम या जीडीपी हमारी? देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप इधर देखेंगे तो आपको दो लोग दिखाई दे रहे होंगे, एक रिच दिख रहा है, एक पुअर दिख रहा है। तो हम इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं जो रिच है उसकी इनकम ज्यादा होगी और जो पुअर है उसकी इनकम कम होगी। तो रिच जिसकी इनकम ज्यादा है वो अच्छे क्लोथ्स अफोर्ड कर सकता है, अच्छा हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकता है, अच्छा फूड अफोर्ड कर सकता है, लग्जरी लाइफ जी सकता है। लेकिन क्या पुअर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, उसकी इनकम इतनी कम है। तो सेम लॉजिक कंट्रीज पे भी अप्लाई होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, वहां पे उनको एजुकेशन अच्छी मिलती है, वहां पे उनको हेल्थ केयर अच्छा मिलता है, अगर हम कंपेयर करें डेवलपिंग कंट्रीज से या पुअर कंट्रीज से। ठीक है? तो जीडीपी जो होता है वो इनकम मेजर करता है और वो एक्सपेंडिचर भी मेजर करता है। अभी हमने देखा, मैंने आपको बोला कि जीडीपी इनकम मेजर करता है और मैं बोल रहा हूं कि वो एक्सपेंडिचर भी मेजर करता है ना? देखिए, जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो सेम चीज होती है, दोनों इक्वल होते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर सेम होते हैं? बिल्कुल होते हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूं। चलिए देखिए, यहां पे आपको दो पार्टीज दिख रही होंगी जो एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। एक बायर है, एक सेलर है। एक बायर है, एक सेलर है। अब जो बायर है वो कुछ स्पेंड करेगा, सपोज करते हैं हम लोग ₹1 स्पेंड कर रहे हैं वो, यानी इसका एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है? ₹1 है। ठीक है बेटा, इसका एक्सपेंडिचर कितना है? ₹1 है। अब ये जो ₹1 जो स्पेंड कर रहा है ये किसके पास जा रहा है? ये सेलर के पास जा रहा है। तो सेलर के लिए जो ₹1 है ये उसकी इनकम हो गई, यानी ये ₹1 उसने अर्न किया है, तो ये ₹1 उसकी इनकम हो गई। तो हमने देखा
कि एक्सपेंडिचर भी 1 रुपी है और इनकम भी 1 रुपी है। तो किसी भी इकॉनमी में हमेशा इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। अब हम कोशिश करेंगे इकॉनमी को समझने की। अब हम कोशिश करेंगे इकॉनमी को समझने की, एक सिंपल इकॉनमी कैसे काम करती है, एक सिंपल इकॉनमी कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल इकॉनमी को समझने का प्रोसेस। एक सिंपल इकॉनमी लेते हैं हम लोग जिसमें सिर्फ दो ही लोग हैं। एक फर्म है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, ये एक फर्म है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। ये एक हाउस होल्ड है जो ओन करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, 11th में पढ़ा है क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनपुट्स, इनपुट्स जो हमें चाहिए कुछ भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल। ये इनपुट हमको चाहिए कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इनको ओन कौन करता है, इनको ओन करते हैं हाउस होल्ड। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे क्या प्रोसेस होता है, क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं। हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि फर्म को क्या प्रोड्यूस करना है, गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, और बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बदले इसको भी तो कुछ चाहिए, इसके बदले इसको भी तो कुछ चाहिए, तो फर्म इनको देगी, फर्म हाउस होल्ड को देगी फैक्टर पेमेंट और इनकम। फर्म हाउस होल्ड को देगी फैक्टर पेमेंट और इनकम। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए ना, यानी जो फैक्टर्स इन्होंने फर्म को दिए उसके बदले वो इनकम देगी, उसके बदले वो पेमेंट देगी। ओके, तो अब जो इंडिविजुअल है, जो हाउस होल्ड है, जो इंडिविजुअल, उसकी कुछ वांट्स होंगी, यानी उसको कुछ ना कुछ चाहिए। हम जानते हैं हर ह्यूमन बीइंग की कुछ ना कुछ वांट्स होती हैं, तो यानी इसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इनकम को स्पेंड करेगा एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी इसको गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करनी है तो उसके लिए पैसा देगा, किसको, फर्म को देगा। ठीक है, इसने फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, फर्म उसके बदले इसको देगी गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस मॉडल को बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी इस मॉडल में सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है। ठीक है, तो इसमें हमने एक अजम्पशन लिया है, वो अजम्पशन क्या है वो देख लेते हैं कि जितनी भी इनकम हाउस होल्ड को मिल रही है वो सारी की सारी इनकम वो स्पेंड कर दे रहा है, वो सारी की सारी इनकम स्पेंड कर दे रहा है, वो कुछ भी सेव नहीं कर रहा है। तो जब हम इस इकोनॉमी के अंदर, इस सिंपल मॉडल के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। वो भी देख लेते हैं। विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, बीच में एक बैंक आ जाएगा, बीच में एक बैंक आ जाएगा, यानी फाइनेंशियल सेक्टर आ जाएगा। हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा इसको सेविंग्स, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा इसको, सेविंग्स। और इस सेविंग को हम लोग बोलते हैं, इस सेविंग को हम लोग बोलते हैं लीकेज। अब लीकेज क्यों बोलते हैं, जो हमारा सर्कुलर फ्लो था, जो हमारा सर्कुलर फ्लो चल रहा था उसके अंदर से हाउस होल्ड ने ये सेविंग निकाल ली। ठीक है, तो ये लीक हो गई, कुछ अमाउंट उस फ्लो में से लीक हो गया है, इसलिए हम इसको लीकेज बोलते हैं। अब ये सेम अमाउंट बैंक एज अ लोन या इन्वेस्टमेंट देगा किसको, फर्म को वापस कर देगा।
यानी जो हाउस होल्ड ने निकाला था वही वापस फर्म के पास पहुंच गया, यानी वो वापस फ्लो में आ गया है, तो इसको बोलते हैं हम इंजेक्शंस। तो ये होगा हमारे इंजेक्शंस। ठीक है, ये मॉडल हमने देख लिया, मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सिंपलेस्ट मॉडल था। अब हम थोड़ा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं, हम एक और सेक्टर इंक्लूड करते हैं, यानी हम 3 सेक्टर इकोनॉमी को देखते हैं। हम लोग इसको देखते हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमी को देखते हैं। अब इसके अंदर आ जाएगी गवर्नमेंट, इसके अंदर आ जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर को कैसे हम इंक्लूड करते हैं, चलिए वो देखते हैं। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है। ओके, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देता है, टैक्सेस देता है। फर्म भी गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्सेस देती है। ठीक है, अब हाउस होल्ड टैक्सेस के अलावा क्या देता है फर्म को, लेबर देता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो काम करते हैं गवर्नमेंट के पास, तो लेबर हो गया। ठीक है, फर्म इसके अलावा क्या देती है, फर्म गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है, तो गवर्नमेंट भी तो खरीदती होगी, तो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज देती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को क्या देती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी जो उन्होंने लेबर प्रोवाइड किया, और ट्रांसफर पेमेंट। और क्या देती है हाउस होल्ड को गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। अब ये फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट में क्या अंतर होता है वो देख लेते हैं। देखिए, फैक्टर पेमेंट जब मिलती है जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, अगर आपके यहां कोई एसी ठीक करने आया है और आप उसको उसकी मेहनत का पैसा दे रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। उसने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले आप उसको कुछ पैसा दे रहे हो, कुछ वेज दे रहे हो। ठीक है, तो ये होगी फैक्टर पेमेंट। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट जब आप कोई चीज ऐसे ही दे देते हो विदाउट सर्विस, आपने अपने भाई को कुछ रुपए दे दिए बिना उसकी सर्विस प्रोवाइड लिए, ठीक है, तो वो हो गई ट्रांसफर पेमेंट। तो ऐसा ही गवर्नमेंट करती है, वो सैलरीज भी देती है और वो ओल्ड एज पेंशन भी देती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है, स्कॉलरशिप्स देती है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पे गवर्नमेंट आपको विदाउट टेकिंग एनी सर्विस पे कर रही है, कुछ पैसा दे रही है, उनको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर पेमेंट्स। और जब वो सर्विस ले रही है और फिर पे कर रही है, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो फर्म हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर पेमेंट क्या होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट फर्म को क्या देगी, गवर्नमेंट फर्म को सबसे पहले देगी पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने गवर्नमेंट को दिए हैं, उसके बदले वो उनको पेमेंट देगी। ठीक है, और सब्सिडीज, और क्या देगी, सब्सिडीज। अब ये सब्सिडीज क्या होती है ये समझ लेते हैं। देखिए, सपोज करिए कि आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार का प्राइस जो नॉर्मल पेट्रोल की कार है उससे 5 लाख रुपीस ऊपर है। सेम मॉडल है, सेम फीचर्स हैं, बस ये पेट्रोल है वो इलेक्ट्रिक है। और आपने कैलकुलेशन किया तो भी अगर आप उसको 5 साल चला रहे हो, ये मान लेते हैं हम लोग कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने कम है कि आप उसको 5 साल चला रहे हो, तो भी आपका खर्चा टोटल मिला के 4 लाख पड़ रहा है। ठीक है, तो टोटल आपको जो प्राइस और जो कैलकुलेशन किया आपने, आपको पता लग रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी आपको महंगा पड़ रहा है। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे क्यों, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खरीदना चाहोगे जब आपको महंगा पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, गवर्नमेंट चाहती है लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें ताकि पॉल्यूशन कम हो। ठीक है,
तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कम करना चाहिए। अब देखिए जो प्राइस है कार का वो तो वही रहेगा, जो प्राइस है कार का वो तो वही रहेगा, क्योंकि इतना खर्चा आया है उसमें से कुछ वो लोग एज अ प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है, ताकि वो आगे काम कर सकें। लेकिन जो खर्चा है वो तो उतना ही रहेगा, आप उसको तो कम नहीं कर सकते, और इसकी वजह से डिमांड जो हो रही है वो जीरो हो जा रही है, आप बेचोगे कैसे फिर। तो इसमें गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, कि मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, आप प्राइस कम कर लीजिए ताकि लोग कार खरीद सकें। तो जब ये फाइनेंशियल हेल्प करती है, जब फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट किसी भी फर्म को, उसको बोलते हैं हम सब्सिडीज, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्सिडीज। अब देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्सेस लेती है और सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्सेस लेती है और सब्सिडीज, टैक्सेस लेती है और सब्सिडीज देती है। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम नेट इन डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें हम टोटल निकाल लेते हैं कि हमें सरकार को कितना देना पड़ा, हमें सरकार को कितना देना पड़ा है, यानी इनडायरेक्ट, टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस जो हमें सब्सिडीज मिली है। ठीक है, आप कार खरीदने गए, आप कुछ टैक्स भी पे कर रहे हो और उसका प्राइस भी कम हो गया क्योंकि सरकार उस पर, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडीज दे रही है। तो टोटल आपने कितना टैक्स पे किया सरकार को, टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये चीज काम आएगी हमारे जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी को पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा आगे। ये थी थ्री सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, थोड़ा और पास लाते हैं रियलिटी के, जहां पे हम इंक्लूड करेंगे फोर सेक्टर, जहां पे इंक्लूड करेंगे हम लोग फोर सेक्टर मॉडल। एक फोर सेक्टर आता है जिसको बोलते हैं हम फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। ठीक है, अब फर्म कुछ ना कुछ इंपोर्ट करेगी, ठीक है, उसके बदले इंपोर्ट पेमेंट देगी। ठीक है, फर्म कुछ ना कुछ इंपोर्ट करेगी, उसके बदले इनको क्या देगी, इंपोर्ट पेमेंट देगी। फर्म ने कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट किया है, उसके बदले फॉरेन सेक्टर इनको क्या देगा, एक्सपोर्ट रिसीट देगा, यानी जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया है उसका पैसा इनको मिलेगा। ठीक है, फर्म कुछ ना कुछ इंपोर्ट करती है, उसका इंपोर्ट पेमेंट देगी वो फॉरेन सेक्टर को, और वो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करती है, उसका पैसा उनको मिलेगा। ठीक है, अब यही हाउस होल्ड के साथ कैसे ट्रेड होगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं इनको मैन पावर, क्या एक्सपोर्ट करते हैं वो फॉरेन में, मैन पावर, डॉक्टर्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं। ठीक है, उसके बदले वो लोग क्या भेजते हैं, वहां पे जो लोग गए हैं उसके बदले वो भेजते हैं रेमिटेंस। क्या भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, पैसा भेजते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये एक फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल हमने देख लिया है कि फोर सेक्टर इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, अगर हम उसको सिंपली समझने की कोशिश करें तो। ठीक है, ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कि जीडीपी डेफिनेशन क्या है, जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, हम जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। जीडीपी की डेफिनेशन है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड
विद इन a domestic territory of a country in a given period of time. ये डेफिनेशन है जीडीपी की। क्यों मार्केट वैल्यू लेती है, टोटल मार्केट वैल्यू लेती है किनकी, फाइनल गुड्स की जो प्रोड्यूस हुए हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री की, ठीक है, एक गिवन पीरियड में, जो कि यूजुअली 1 साल होता है। ठीक है, तो इसमें नोट करने वाली बात है सबसे पहले फाइनल गुड्स। मार्केट वैल्यू आप समझ गए होंगे, सबसे पहले नोट करने वाली बात है यहां पे फाइनल गुड्स। अभी फाइनल गुड्स क्या होते हैं, गुड्स तो हमें पता है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। देखिए, गुड्स को डिवाइड किया गया है फाइनल गुड में और इंटरमीडिएट गुड में। गुड्स को डिवाइड किया गया है फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट गुड में। ठीक है, गुड्स को डिवाइड किया गया है फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड में। अब फाइनल गुड क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, देखिए ये डिपेंड करता है कि उस गुड को हम किस तरीके से यूज में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, अगर कोई इंसान व्हीट फ्लावर खरीद रहा है, कोई इंसान व्हीट फ्लावर खरीद रहा है और वो शेफ है या वो बेकर है, तो उसको यूज करके ब्रेड बनाएगा और फिर उसको सेल करेगा। तो यहां पे जो व्हीट फ्लावर है वो इंटरमीडिएट गुड है, यहां पे जो व्हीट फ्लावर है वो इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर उसको एंड यूजर खरीद रहा है, यानी वो फर्दर किसी और चीज में बदल के वो नहीं बिकने वाला, और वो फाइनल स्टेज पे, यानी फाइनल जो उसका कंज्यूमर वही उसको खरीद रहा है, तो वो फाइनल गुड है। अगर हाउस होल्ड व्हीट फ्लावर वो खरीद रहा है तो वो व्हीट फ्लावर फाइनल गुड में कैलकुलेट होगा। अगर उसको बेकर खरीद रहा है तो वो व्हीट फ्लावर इंटरमीडिएट गुड में काउंट हो। कोई गुड फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उसका यूज क्या हो रहा है, उसको खरीद कौन रहा है। अगर उसको कंज्यूमर खरीद रहा है तो फाइनल गुड है, अगर उसको अदर कोई प्रोडक्शन यूनिट खरीद रहा है या कोई रीसेल के लिए खरीद रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, फाइनल गुड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है कंजम्पशन गुड और एक होता है कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक कंजम्पशन गुड होता है, एक कैपिटल गुड होता है। अब कंजम्पशन गुड क्या होता है, कंजम्पशन गुड ऐसा गुड होता है जो ये खरीदा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, कि हम उसको कंज्यूम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड कार खरीद रहा है तो उसके लिए वो कंजम्पशन गुड है, क्योंकि वो उसको कंज्यूम करने वाला है। लेकिन अगर एक टैक्सी ड्राइवर कार खरीद रहा है तो उसके लिए वो कैपिटल गुड है, क्योंकि वो उसको यूज करके एज एन इन्वेस्टमेंट कुछ अर्न करने वाला है। वो उसको फर्दर बेचने वाला नहीं है, रीसेल नहीं कर रहा, उसमें वो फर्दर कुछ ऐड करके भी उसको डिफरेंट प्रोडक्ट बना के भी नहीं दे रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है। लेकिन वो उसको यूज करके कुछ अर्न करेगा, वो उसके लिए कैपिटल है, इसलिए हम उसको कैपिटल गुड बोलेंगे। ठीक है, अब हमने ये देखा कि फाइनल गुड होते हैं दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर रीसेल, या तो उनको रीसेल के लिए खरीदा जाएगा या फिर उनको फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। अब यहां पे नोट करने वाली चीज ये है कि वो 1 साल के अंदर ही रीसेल कर देना चाहिए उसको, या उसको फर्दर यूज कर लेना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मैन्युफैक्चरर से शोरूम वाला कोई कार खरीदता है तो वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो किस मकसद से खरीद रहा है? रीसेल के मकसद से खरीद रहा है। किस मकसद से खरीद रहा है? वो रीसेल करेगा उस कार को, शोरूम वाला, ठीक है। अब अगर वो 1 साल तक उस कार को रीसेल नहीं कर पाता है तो वो कार 1 साल के बाद उसी शोरूम में एज अ फाइनल गुड ऐड हो जाएगी। 1 साल के अंदर अगर वो रीसेल कर देता है तो वो शोरूम के लिए इंटरमीडिएट गुड है। अगर वो 1 साल तक उसको रीसेल नहीं कर पाता है तो वो फिर उस शोरूम के लिए फाइनल गुड हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर रॉ मटेरियल है, अगर रॉ मटेरियल है, सपोज करो एक कारपेंटर है, वो वुड्स खरीदता है टू मेक चेयर्स एंड टेबल। अगर उसने वुड खरीद के रखा है और वो उससे यूज नहीं कर पाता 1 साल के अंदर चेयर टेबल बनाने के लिए, तो वो जो वुड पड़ा हुआ है वो क्या बन जाएगा? वो फाइनल गुड बन जाएगा। अभी 1 साल का पीरियड क्यों रखा हम लोगों ने? क्योंकि यूजुअली हम जीडीपी 1 साल के लिए काउंट करते हैं, ठीक है। यूजुअली हम जीडीपी 1 साल के लिए काउंट करते हैं, इसीलिए। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें पहचानना है कि क्या वो गुड इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड। पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर। अब मकसद देखिए पब्लिशर का क्या हो सकता है? क्या वो खुद उसको रखने वाला है? नहीं, वो उसको यूज करेगा, कोई ना कोई बुक बनाएगा और उसको फिर पब्लिश करेगा, यानी उसने इस पेपर्स को वो बुक में कन्वर्ट करने वाला है। तो पब्लिशर जो है वो एंड यूजर नहीं है इन पेपर्स का, तो यहां पे पेपर जो होगा वो इंटरमीडिएट गुड होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर परचेस्ड बाय अ स्कूल। अब स्कूल ने फर्नीचर परचेज कर लिया, अब हम ये देखते हैं क्या ये इसको बेचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये फर्दर कुछ ऐड करके इसको कुछ नया प्रोडक्ट में बदल के फिर बेचेगा? नहीं। तो ये एक फाइनल गुड है, और फाइनल गुड के साथ साथ ये एक कैपिटल गुड है, क्योंकि ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। मिल्क परचेस्ड बाय हाउस होल्ड। अब यहां पे देख लेते हैं, जो मिल्क है क्या वो हाउस होल्ड है उसको बेचने के लिए खरीद रहा है? नहीं, वो उसको कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है, तो ये एक फाइनल गुड है। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म। फर्म ने जो रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल किया अपने ऑफिस में, क्या वो फाइनल गुड है या वो इंटरमीडिएट गुड है? अब देखिए जो फर्म है वो रेफ्रिजरेटर तो बेच नहीं रही ना, उसका कुछ और बना के बेच रही है, तो ये उनके लिए फाइनल गुड है। परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप। अब इधर में साफ पता है ग्रोसरी शॉप रीसेल के लिए खरीद रही है, तो हमने देखा है अगर प्रोडक्ट को रीसेल के लिए खरीदा जाए या फिर उसको इसलिए खरीदा जाए कि उसको फर्दर उसमें कुछ ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी वो इंटरमीडिएट गुड होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कि वो उसको रीसेल करेगा, इसलिए यहाँ पे जो राइस है वो इंटरमीडिएट गुड है। कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म। कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म। मैन्युफैक्चरिंग फर्म कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रही होगी, उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी इनको कोल से मिलेगी, तो यहाँ पे वो कोल यूज कर लेंगे और उससे कुछ ना कुछ नई चीज बनाएंगे, तो यहाँ पे कोल क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड बाय ऑफिस। अब यहां पे भी फाइनल गुड है, क्योंकि ना तो कंप्यूटर को रीसेल करेंगे और ना उसमें कुछ ऐड करके वो बेचने वाले। कोल यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड। अब तो एंड यूजर तक पहुंच गया, कंज्यूमर तो ना तो कुछ इसकी हेल्प से बना के कुछ बेचने वाला है ना इसको रीसेल करने वाला है, तो यहाँ पे ये कोल क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, क्या हो गया? रीसेल करेगा इसको, इंटरमीडिएट गुड। चॉक्स डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय स्कूल। अब चॉक डस्टर को यूज करके वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी सर्विस? टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। इसको यूज करने वाले, इसको वो कंज्यूम करने वाले हैं प्रोड्यूस करने के लिए एक सर्विस, ठीक है, यानी चॉक डस्टर को यूज करके सर्विस देने वाले, तो ये एक इंटरमीडिएट गुड हो गया। फर्टिलाइजर्स यूज बाय द फार्मर, ये भी एक इंटरमीडिएट गुड है, ये भी एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर को यूज करके
फर्टिलाइजर को यूज करके वो लोग क्रॉप ग्रो करने वाले हैं और फिर उसको बेचेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर को यूज करके क्रॉप ग्रो करने वाले फिर उसको बेचेंगे, यानी अभी वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही है, तो ये एंड यूजर नहीं है फार्मर। तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। प्रिंटर परचेस्ड बाय अ लॉयर, फाइनल गुड। wheat used by the flour mill, intermediate good. Unsold coal with trader at year end। अभी देखिए वही बात आ गई ना, ईयर एंड पे अनसोल्ड गुड है, खरीदा तो उसने रीसेल के लिए था लेकिन बच गया वो। अब इस साल के बाद उसके बाद जो कोल पड़ा है वो फाइनल गुड में काउंट होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर इंटरमीडिएट गुड को पहचानना है तो सिंपली आपको यह देखना है कि जो इंसान इसको खरीद रहा है, जो फर्म इसको खरीद रही है, क्या वो इसको यूज कर कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट देने वाली है या क्या वो इसी को रीसेल करने वाली है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो जो गुड है वो इंटरमीडिएट गुड होगा, लेकिन अगर ये एंड यूजर के पास पहुंच गया है तो वो फाइनल गुड होगा। और अगर 1 साल से ऊपर हो गया है तो भी सारे इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है गुड्स को डिवाइड करने की बिटवीन कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड कौन से होते हैं? जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, वो होते हैं कंजम्पशन गुड। देखो गुड्स के बहुत टाइप होते हैं। ड्यूरेबल गुड। अब ड्यूरेबल गुड क्या होता है? ऐसा गुड जिसको हम बार बार यूज कर सकें, ऐसा गुड जिसको हम बार बार यूज कर सकें, जैसे कि कार, टीवी, एसी। फिर आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम बार बार यूज नहीं कर सकते, नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम बार बार यूज नहीं कर सकते, वो सिंगल एक्ट में खत्म हो जाते हैं। एग्स, ब्रेड, पास्ता, ये सारे नॉन ड्यूरेबल गुड हो गए। फिर आते हैं इन दोनों के बीच के सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल गुड जो ड्यूरेबल गुड है उनसे उनकी लाइफ छोटी होती है, और जो नॉन ड्यूरेबल गुड है उनसे उनकी लाइफ बड़ी होती है, और इनको भी हम बार बार यूज कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम तक, जैसे कि क्लोथ्स। ओके, सर्विसेज को हम नॉन मटेरियल गुड बोलते हैं, यानी इसमें मटेरियल गुड नहीं होता है। ठीक है, मटेरियल गुड यानी जिनको हम टच कर सके, जैसे कि पेन, ये एक मटेरियल गुड है। तो सर्विसेज, जैसे मैं सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं, ये एक सर्विस दे रहा हूं मैं आपको, तो ये एक नॉन मटेरियल गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कैपिटल गुड। कैपिटल गुड ऐसे फाइनल गुड हैं जो हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहां पे आपको दिखेंगे रोबोज। वो रोबोज हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, अब जो यूनिट है वही एंड यूजर है, वही खरीदने वाली है, इसको वो फर्दर बेचने वाले नहीं है, तो उनके लिए वो फाइनल गुड है। लेकिन वो उसको कंज्यूम नहीं करने वाली, वो उसको यूज करके कार बनाने वाली, वो उसको यूज करके कार बनाने वाली। ठीक है, इसीलिए वो एक कैपिटल गुड है। अब इन कुछ फीचर्स होते हैं कैपिटल गुड के। फ्यूचर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए काम आता है ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते, वो रोबो रोबो ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनेट गुड देखें हम लोग, जैसे क्लोथ है, क्लोथ को मैं शर्ट बना दूंगा तो उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते, ये मशीन रहेगा, ये रोबो ही रहेगा। ये मर्ज नहीं होते प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्लोथ मर्ज हो गया शर्ट में, ठीक है। रोबो कार में मर्ज नहीं होता, हम रोबो से कार नहीं बनाते, रोबो की हेल्प से कार बनाते। इनको रिपेयर और रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, और इनकी डिमांड भी डिराइव्ड डिमांड होती है। इंटरमीडिएट गुड की भी डिराइव डिमांड होती है, इनकी भी डिराइव डिमांड होती है। अभी डिराइव डिमांड क्या होती है? डिराइव डिमांड बेटा, डिराइव डिमांड होती है जब किसी चीज की डिमांड हो किसी और चीज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ की डिमांड हो शर्ट की डिमांड की वजह से, क्लोथ की डिमांड हो शर्ट की डिमांड की वजह से, तो ऐसे में क्लोथ की डिमांड को डिराइव डिमांड कहा जाता है।
और अगर रोबो की डिमांड हो कार मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, कार्स की वजह से, तो रोबो को क्या बोलेंगे हम? रोबो की डिमांड को क्या बोलेंगे हम? डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक। अ कार यूज एज अ टैक्सी, बहुत सिंपल है, क्या होगी? क्या ये गुड कंजम्पशन गुड होगा या कैपिटल गुड होगा? होते दोनों फाइनल गुड है, तो दोनों में से कौन सा होगा? ऑब्वियसली कैपिटल गुड होगा। रेफ्रिजरेटर इन अ होटल, रेफ्रिजरेटर इन अ होटल कंज्यूमर गुड है, कंजम्पशन गुड है या कैपिटल गुड है? कैपिटल गुड है, बिल्कुल। एयर कंडीशनर इन अ हाउस, एयर कंडीशनर इन अ हाउस, ये कौन सा गुड है? ये कंजम्पशन गुड है, क्योंकि इसको फाइनल यूजर हाउस होल्ड यूज कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने देखा, मैंने एक वर्ड का यूज किया था डेफिनेशन में, डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने जब जीडीपी की डेफिनेशन लिखी थी उसमें एक वर्ड यूज किया था मैंने, डोमेस्टिक टेरिटरी। उस डोमेस्टिक टेरिटरी को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? देखिए, जो वर्ड है रेसिडेंट ना, ये रेसिडेंस से आया। तो नॉर्मल रेसिडेंट एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी फर्म हो सकती है जो किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रही हो, उसका रेसिडेंस हो उस कंट्री में, प्लस प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो उस कंट्री में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से क्या मतलब है मेरा? यानी वो वहीं से अर्न कर रही है और वहीं पे स्पेंड कर रही है, जो वो अर्न कर रही है वो वहीं पे स्पेंड कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूएस सिटीजन है, अगर कोई यूएस सिटीजन है, अब सिटीजन का मतलब क्या होता है? सिटीजन का मतलब होता है उसके पास यूएस की नागरिकता है, उसके पास वो यूएस का सिटीजन है, वो यूएस का सिटीजन है। तो अब ये अगर इंडिया में रह रहा है, ये अगर इंडिया में रह रहा है और टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो है वो 1 साल से ऊपर है, और ये यहीं पे अर्न कर रहा है और यहीं पे ये स्पेंड कर रहा है, तो ये जो यूएस सिटीजन है, ये जो यूएस सिटीजन है, ये इंडिया का रेसिडेंट हो गया है। सिटीजन ये यूएस का ही है, लेकिन रेसिडेंट ये इंडिया का है। सिमिलरली कोई इंडियन अगर यूएस में रह रहा है और वहीं पे स्पेंड कर रहा है, वहीं पे अर्न कर रहा है और 1 साल से ज्यादा रह रहा है, तो वो कहां का नॉर्मल रेसिडेंट है? वो यूएस का नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई, रेसिडेंट क्या होता है? और ये लागू होती है फर्म्स पे भी। अब कौन कौन सी चीजें इसके अंदर नहीं आती? नॉर्मल रेसिडेंट किसी कंट्री का कौन कौन नहीं हो सकता? कोई फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर आता है, कोई अमेरिकन हमारे यहाँ पे घूमने आता है, तो वो हमारी कंट्री का रेसिडेंट नहीं है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स, हमारे यहाँ पे जो एम्बेसीज है, वहां पे जो फॉरेन स्टाफ है, कोई भी एम्बेसी हो, अमेरिकन एम्बेसी, यूरोप यूके एम्बेसी, फ्रेंच एम्बेसी, कोई भी एम्बेसी हो, तो वहां पे जो फॉरेन स्टाफ है वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते। ऐसे डिप्लोमेट कोई यहाँ पे आए हुए हैं, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते। वैसे ही मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, अमेरिकन आर्म फोर्सेज के कोई यहाँ पे आए हुए हैं, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होंगे। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO, ये भी हमारे मेंबर्स, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर ये लोग काउंट नहीं होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने कहा था इंस्टीट्यूट और फर्म्स भी हो सकती हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं आते। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके अंदर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि ये इनमें से कोई कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया के। इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए,
इंडियन ऑफिशियल जो वर्क कर रहा है इंडियन एम्बेसी जो यूके में यूएसए में है, ठीक है, क्या ये नॉर्मल रेसिडेंट होगा? भाई अगर फॉरेनर्स जो यहाँ पे हैं, फॉरेनर्स जो यहाँ पे हैं, फॉरेनर स्टाफ हमने पढ़ा जो यहाँ पे एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, वो हमारे रेसिडेंट नहीं होते। तो हमारे रेसिडेंट कौन होंगे? अगर जो हमारी एम्बेसी में जो इंडियन काम कर रहा है, जो हमारी एम्बेसीज है फॉरेन में जो इंडियन काम कर रहा है, वो हमारा रेसिडेंट होगा, बिल्कुल होगा ना भाई। अगर यूएस एम्बेसी में यहाँ पे यूएस सिटीजन है और ये एम्बेसी कहाँ है? ये एम्बेसी इंडिया में है, तो ये हमारा रेसिडेंट नहीं होता। तो इसी लॉजिक से हम ये भी समझ सकते हैं कि यूएस में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसके अंदर जो इंडियन है वो हमारा रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो पहले का आंसर है यस, वो रेसिडेंट है। A Japanese tourist who stays in India for 2 months, टूरिस्ट 2 मंथ के लिए है तो नहीं होगा, नो। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच देखने जा रहा है लेकिन रहता तो यही है इंडिया में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही है, तो ये रेसिडेंट होगा। इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल होगा। इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, ये भी होगा, इंडियन है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसका है इस कंट्री में। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर मंथ टू सी द ताजमहल, टूरिस्ट है तो नहीं होगा। इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर द हज, ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट होंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी की तरफ। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को बोलेंगे तो समझिए ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इसके साथ साथ कुछ चीजें इसमें इंक्लूड करते हैं, कुछ चीजें इसमें एक्सक्लूड करते हैं। तो इसमें इंक्लूड क्या क्या होंगी? शिप्स एयरक्राफ्ट, शिप्स एयरक्राफ्ट owned by normal resident, owned by normal resident between 2 or more countries. For example, अगर एयर इंडिया का प्लेन है और वो चाइना और यूके में के बीच में वर्क करता है, चाइना और यूके के बीच में वर्क करता है, एयर इंडिया का प्लेन है, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ये हमारी जीडीपी में काउंट होंगी क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ गई हैं। दूसरा है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। फिशिंग वेसल्स आप जानते होंगे, ऑयल रिग्स, गैस रिग्स, ये ऑयल और गैस निकालने के लिए यूज होते हैं, आपने देखे होंगे मूवीज में या किसी वीडियो में, बड़े बड़े पंप्स लगे रहते हैं समुद्र के अंदर, इंटरनेशनल वाटर्स में, ठीक है। फिर आता है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे ही ऑयल निकालने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स लगे होते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, ठीक है। अगर ये ओन्ड है किसी नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, अगर इनको कोई नॉर्मल रेसिडेंट ओन करता है तो ये भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी एम्बेसीज हैं, जो हमारी एम्बेसीज हैं और जो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है दूसरी कंट्रीज में, जैसे हमने एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी भूटान में लगा रखा है, वहां पे हमारी आर्मी, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो, ठीक है। हमारी एम्बेसी है यूके में, वो भी काउंट होगी, फ्रांस में वो भी काउंट होगी, ठीक है। क्या काउंट नहीं होगा? अगर हमारी एम्बेसी वहां पे हैं, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूसरी कंट्रीज में काउंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जिनकी एम्बेसीज हैं उनको हटाना पड़ेगा, तो हम एम्बेसीज को यहां से हटा देते हैं। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर से हम जितने भी बाहर की दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज हैं उनको निकाल देते हैं, मिलिट्री
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को निकाल देते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को निकाल देते हैं, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, इन सबको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा। तो पहला है एन इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडियन कंपनी इन लंदन। ठीक है, तो पहले तो ये हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर नहीं है, ठीक है, लंदन में है, ना ये हमारी एम्बेसी है, ना ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि ये हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर आ गया। ज्योग्राफिकल टेरिटरी से सिर्फ हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हटाते हैं, एम्बेसीज को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को हटाते हैं, बाकी सबको हम इंक्लूड करते हैं। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, बिल्कुल ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर है, बिल्कुल ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, नहीं ये नहीं आएगा, ये न्यूयॉर्क के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, बिल्कुल ये हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर आ रहा है, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी आएगा। इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडियन एम्बेसी इन जापान, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, यहां पे जो एम्बेसी है जापान की, वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, ये इंक्लूड नहीं होगा। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगा। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां हमारा ये जो पहला लेक्चर है ये खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जीडीपी की कैलकुलेशन पे आएंगे कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, थोड़े और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।